हेलो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की न्यूज़ लेकर मैं आ चुका हूं। मित्रों, ये आतंकवादी हमले की पूरी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। अ बॉम्ब एक्सप्लोजन अकर्ड नियर रेड फोर्ट दिल्ली, जो कि मंडे को ये कांड हुआ है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन आइसोलेटेड टेररिस्ट अटैक बट पार्ट ऑफ कंटिन्यूस चेन ऑफ प्लान्ड अटैक। मित्रों, ये दिखा तो ऐसा जा रहा है कि आइसोलेटेड एक अकेला सा टेररिस्ट अटैक है, बट ये एक कंटिन्यूस चेन ऑफ प्लान्ड अटैक। उनका एक प्लान था कि हम क्या करें, कंटिन्यूस अटैक करेंगे, एक चेन बना के। जैसे चेन कैसे कनेक्टेड रहती है, वैसे इनका लक्ष्य क्या था कि ये चेन बना के अटैक करें, एक के बाद एक के बाद इनका प्लान था। ये इनका आइसोलेटेड अटैक नहीं था कि अकेला ये दिल्ली का या कुछ हिस्सा। ये एक इनकी साजिश थी जो इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा नाकाम कर दी गई। इसलिए उसने उमर नाम के एक बंदे, जिसने दिल्ली में एक सुसाइडल अटैक करा है बॉम्ब का, वो अब नाकाम हो चुकी है। उसने भकलेपन में, घबराहट के कारण ये बम ब्लास्ट, उनकी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए उन्होंने घबराहट में वहां पर उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग कर दी। इनका लक्ष्य था कंटिन्यूस चेन, जैसा हर जगह डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज में एक साथ बम ब्लास्ट करना, एक साथ आतंकी हमला करना। द इवेंट इज लिंक्ड टू अ लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस कैंपिंग। ये बहुत लंबी इनकी साजिश थी। लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल, इनकी सोच, और जो रिलीजियस इनकी मानसिकता है, जिसको ये कहते हैं ऑफन रेफर टू एज गजवा हिंद। इनकी बहुत समय से ये गजवा हिंद का चलता है इनका, कि इनका बहुत पुरानी साजिश है, पुराना एक लक्ष्य कह सकते हैं कि मतलब हम गजवा हिंद करके रहेंगे। इस पे और भी मैं वीडियो लाऊंगा। बिलीव टू हैव हिस्टोरिकल रूट्स स्पेनिंग ओवर 800 साल। 800 साल से भी ज्यादा इनकी ये सोच बन चुकी है। इतनी पुरानी सोच है जो आने वाली जनरेशन में जो कि ट्रांसफर हुई है, कि इनका एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद करना, बाय हुक या बाय क्रुक। 800 साल से भी ज्यादा बहुत बड़ी बात है मित्रों, इतनी पुरानी ये सोच है। आगे हम देखें बम ब्लास्टिंग हुई कैसे। ब्रॉडर नेटवर्क एंड रेडिकलाइजेशन। सेवरल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, सब पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग भी कैसा कर सकते हैं, ऐसा देखने में नहीं, सोचने में नहीं आता। जी हाँ, पर उनमें भी रगो रगों में बचपन से ही ये गलत चीजें, गलत सोच रखी गई, दी गई उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप, और बड़े होते होते उनके अंदर पूरा ये गलत सोच और ये जहर बहुत ज्यादा फैल चुका था। इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर लोगों में हैव बीन अरेस्टेड इन टेरर रिलेटेड केसेस। डॉक्टर, जो कि इतनी बड़ी पदवी, जो भगवान का दर्जा है डॉक्टर, वो किसी इंसान की जान कैसे ले सकता है? पर हाँ, ले सकता है अगर वो डॉक्टर के रूप में वहशिया हो, डॉक्टर के रूप में एक मर्डरर हो, एक राक्षस हो। तो जी हाँ, डॉक्टर भी शैतान का रूप ले सकता है। उसकी मानसिकता, उसका ब्रेन वॉश, सब कुछ करवा सकता है। मेनी ऑफ देम हैविंग स्टडीड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जम्मू एंड कश्मीर में जो मानसिकता, जो वहाँ के मुसलमानों के अंदर माइंडसेट जो होते जा रहा है, जो पहले से, मैंने अभी क्या बताया आपको, 800 साल पहले की बात है। इतने सालों से कोई चीज अगर निरंतर आपको गलत भरी जाए, काफिर वगैरह इनका चलता है, तो क्या चाहिए? नफरत ही पैदा होगी। दूसरे रिलीजन के बारे में क्या होगी? नफरत पैदा होगी। तो ये उसका असर, ये अटैकिंग काफिरों से नफरत का और गजवाए हिंद की सोच का इनका ये रिजल्ट है बम ब्लास्टिंग। द बिलीव दैट एजुकेशन अलोन रिफॉर्म्स बिहेवियर। ये हमारा पहले अंधविश्वास बिलीव था, और ये तो पहले से ही है कि ये बिलीव लोगों की मन में भ्रांति थी कि एजुकेशन से क्या होता है, सिर्फ एजुकेशन ही क्या कर सकती है, ये रिफॉर्म कर सकती है, इसी सोच बदल सकती है, ये बिहेवियर इनका चेंज कर सकती है। बाकी ये खुद इस घटना से साबित हो चुका कि ऐसा नहीं है। बिहेवियर, एजुकेशन भले ही कितनी भी दे दो, पर मानसिकता, ब्रेन वॉशिंग ऐसी चीज है, किसी की कर दी जाए तो भले ही डॉक्टर क्या साइंटिस्ट भी हो तो भी ये कांड कर सकता है। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर शोन पार्टिसिपेटिंग इन टेररिस्ट प्लानिंग। जो पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं। ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये बहुत गंदी ब्रेन वॉशिंग है, 800 साल पुरानी जो गजवा हिंद की सोच है। दिस एजुकेटेड, दिस इंडिविजुअल्स वर एजुकेटेड, ये पढ़े लिखे थे, विद पब्लिक फंड्स, इनके पास फंड्स आ रहे थे। ये मेन मुद्दे की बात है।
कि इनका क्या फंड्स आना, तो इनके पास पब्लिक फंड्स, सरकार का पैसा, एंड बेनिफिटेड फ्रॉम स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन। स्टेट सरकार ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है, एजुकेशन को, इनके पब्लिक फंड्स, हमारा जो टैक्स का दिया हुआ पैसा इनकी यूनिवर्सिटीज इनके लिए पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में जाता है, और ये पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ही खतरा बन रहे हैं। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये भविष्य का सोचने का विषय है सरकार के लिए, एज ए नॉर्मल जनता के लिए, कि ये इनके लिए तो हम क्या हैं, गाजर मूली, ये हमको दुश्मन समझते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपना ही मर्डर के लिए हम टैक्स से पैसा दे रहे हैं इनके लिए, ये सोचने का विषय है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बात आती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मित्रों फरीदाबाद की है। इस साइटेड एज एन एग्जाम्पल, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही ये खबरें आ रही हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर पढ़े हैं। इस्टेब्लिश ये कब हुई थी, 2006 में, ड्यूरिंग द हुडा गवर्नमेंट, हरियाणा में ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, और हुडा गवर्नमेंट के दौरान 2006 में इसका स्थापित हुआ था, और ये रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी इन 2015 में यूजीसी द्वारा ये मान्यता प्राप्त इसको हो गई थी। अब आगे बढ़े मित्रों, तो ये देखा गया कि द इंस्टीट्यूशन इज एलिज्ड टू हैव बिकम हब ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ये इंस्टीट्यूशन अल फलाह इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में होने के बावजूद ऐसा सुनने में आया कि ये एक्सट्रीमिस्ट का हब बन गया। ऐसी एक्टिविटीज होने लगी विदाउट अर्ली डिटेक्शन, यहाँ पर डिटेक्शन ही नहीं हो पाया। ऐसी यूनिवर्सिटीज में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज, फंड्स आ रहे हैं और सरकार भी पैसा लगा रही है, और ये क्या कर रहे हैं, देश दुनिया को दहलाने की बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ ही हमारे फंड्स को इस्तेमाल करा जा रहा है। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियां चलाई जा रही थी, इसका कोई आता पता लग ही नहीं पाया। डिस्कवरी ऑफ द नेटवर्क। Investigation began after J&K police identified individual posting pro जैश ए मोहम्मद पोस्टर। इन्वेस्टिगेशन मित्रों चालू हुई थी जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा, जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो लोग हैं ये प्रो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगा रहे हैं। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से मित्रों इन्वेस्टिगेशन चालू होती है कि जम्मू कश्मीर में ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो जे.एन.के पुलिस को पता चलता है। सीसीटीवी फुटेज एंड क्वेश्चनिंग रिवील्ड मॉनेटरी लिंक्स। जो सीसीटीवी की फुटेज और कुछ क्वेश्चनिंग भी करी गई इन लोगों से, पता लगा कि इनके पैसे के लिंक, मॉनेटरी लिंक्स टू अ मौलवी को रुपए आते थे, बाहर से फंडिंग आती थी। जिसने ये एक्ट डायरेक्ट करा है, ये मौलवी ही है जो जिसने ये एक्ट को डायरेक्ट करा है। सब्सिक्वेंट इंटरोगेशन एक्सपोज्ड अ वाइडर नेटवर्क। बहुत लंबी पूछताछ के द्वारा ये पता चला कि इनका बहुत ही लंबा नेटवर्क और बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, और बहुत लंबा चौड़ा इनका नेटवर्क है। लीडिंग टू अरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन फरीदाबाद। इसके कारण, ये इन्वेस्टिगेशन के कारण पता चला है, और अरेस्ट भी हुए हैं लोग इन्वेस्टिगेशन में, और हमको पता चला बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स की रिकवरी हुई है मित्रों फरीदाबाद से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला। ड्यूरिंग द क्रैकडाउन अ डॉक्टर डेटोनेटेड अ डिवाइस इन पैनिक। ये क्रैकडाउन, जैसे इनके ऊपर क्रैकडाउन होने लगा, दबाव बनने लगा, पुलिस पकड़ने लगी, तो एक डॉक्टर ने क्या करा, डेटोनेटेड अ डिवाइस इन पैनिक। इसने डेटोनेट, पैनिक के दौरान इसने फोड़ दिया बम, रिजल्टिंग इन कैजुअलिटी। वही मैंने अभी जो बताया, ये क्रैकडाउन जैसे वो, ये पकड़ने, इनका ग्रुप धरने लगा पुलिस द्वारा, इनकी पूरी काम, इनका जो नेटवर्क है, इनको धराशायी कर दिया गया इंटेलिजेंस द्वारा, और पकड़ा जा रहा था। तो ये जो डॉक्टर है वो पैनिक हो गया, उसने फिर बम ब्लास्ट कर दिया, और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। कश्मीर एंड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक सॉल्यूशन। देखो मित्रों, ये बात है कि 370 के बाद द सिचुएशन इज नॉट इंप्रूविंग सोलिली थ्रू डेवलपमेंट आप कर लो जितना भी कश्मीर में, टूरिज्म कर लो और सिक्योरिटी बढ़ा दो, फिर भी ये
इससे ही, खाली इससे ही क्या सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है? इतना हमने डेवलपमेंट कर लिया, टूरिज्म कर लिया, एनहेंस्ड सिक्योरिटी, इससे कहाँ कुछ सुधर रहा है? Prosperity and normalcy after 370 abrogation have not diminished radical activity. 370 के चले जाने के बाद भी ये रेडिकल एक्टिविटी जा नहीं रही है मित्रों. Funds from tourism and infrastructure are indirectly sustaining extremist elements. जो फंड आ रहे हैं कहाँ से? जो भी कश्मीर को जो भी कमाई होती है इसके टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारे एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियों में यूज हो रहे हैं मित्रों. द बिलीव दैट हैप्पीनेस एंड वेल्थ कैन डिसॉल्व सेपरेटिज्म. ये बिलीव था कि भैया खुशियां आए, खुशहाली लाए और वेल्थ आए, पैसा आए, तो ये सेपरेटिज्म की भावना है कश्मीर से चली जाएगी. इस डिस्क्राइब्स एज अ मेजर मिसकंसेप्शन. इनकी भैया जो गजवा है, इनकी सोच है वो 800 साल पुरानी. 370 अभी हटा है, तो भैया इतनी साल पुरानी सोच जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ है इनके बच्चों में, बूढ़ों में, सब में. तो ये क्या वेल्थ के भूखे हैं? इनको तो उरों की बातें बताई जाती भैया. तो ये जो है ये बहुत गहरी बातें हैं, ये ऐसे नहीं जा सकती. ये हैप्पीनेस और वेल्थ इनके लिए कुछ नहीं है. इनके लिए कुछ नहीं लगता हैप्पीनेस और वेल्थ. ये डीप माइंडसेट की बातें हैं. पाकिस्तान रोल एंड इंटरनेशनल एंकरेजमेंट. पाकिस्तान's actions are viewed as a direct challenge to India's sovereignty. जो पाकिस्तान का एक्शन है इसको हम देखते हैं ये डायरेक्ट चैलेंज है किसके लिए? इंडिया की सोवरेनिटी. ये जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है वो इंडिया की को चैलेंज करने बात है इसकी सोवरेनिटी की. द पहलगाम इंसिडेंट एंड द करंट ब्लास्ट, ये दोनों इंसिडेंट जो हुए हैं बेटा, पहलगाम का इंसिडेंट और करंट जो ब्लास्ट हुआ है, आर पार्ट ऑफ अ लिंक्ड सीक्वेंस. दोनों लिंक हैं एक दूसरे से. पोस्ड टेम्पररीली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ठहराव आया था, रुकावट हुई थी, वो तो बस तूफान से पहले की शांति थी. एंड रिज्यूम्ड लेटर चालू हो गया अभी, है ना. इन्होंने अपने रिसोर्सेज वगैरह लिए होंगे, तो इससे क्या हो गया कि इनको टाइम मिल गया. रिसोर्सेज ये मई में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अभी इनका काउंट वापिस इन्होंने कंटिन्यू करा क्योंकि इनको फंडिंग मिली आ रही. इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए. पाकिस्तान इज परसीव्ड एज एम्बोल्डन्ड बाय यूएस पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी. ये क्या होता है कि पाकिस्तान जो है इसको सोचता है कि यूएस हमारे साथ है, पर यूएस किसी के साथ नहीं. पर्टिकुलरली थ्रू द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ आसिम मुनीर. आसिम मुनीर का दर्जा पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुका है. फेक होशियारी मारी है जिस वजह से. एंड द सपोर्ट ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. तो ये पाकिस्तान वाले ऐसा सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, आसिम मुनीर जैसा इंसान हमारे हैं, तो क्या हम क्या करेंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं. तो ये इनका बैक में कॉन्फिडेंस है हम हिमाकत करने का. The perception exists that Americans support Pakistan feels immune to retaliation. अमेरिका का सपोर्ट है हमारे साथ, ये ऐसा पाकिस्तान वाले सोचते हैं. इसलिए ये सोचते हैं कि हमको कोई भी रिटेलिएशन करेगा तो वो अमेरिका हमारे साथ है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी. प्लस मित्रों, पाकिस्तान का इंटरनल स्ट्रक्चर जो पावर का है वो इस तरह है कि जो रियल पावर है वो मेन तो पंजाबी मुस्लिमों के पास है पाकिस्तान में. वो डोमिनेट द आर्मी, आईएसआई, लैंड ओनरशिप और गवर्नेंस. ये पंजाबी मुस्लिम क्या डोमिनेट करते हैं? आर्मी को, आईएसआई को, लैंड ओनरशिप को और गवर्नेंस को. ये क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं. सिविलियन गवर्नमेंट फंक्शन अंडर देयर कंट्रोल. पूरी सिविलियन गवर्नमेंट उनकी जो है उनके कंट्रोल में पंजाबी मुस्लिम्स के. डिस्ट्रक्शंस ऑफ मिलिटेंट कैंप्स अलोन इज इनइफेक्टिव. जो मिलिटेंट कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर में डिस्ट्रॉय करा गया वो ही काफी नहीं है, इनइफेक्टिव है वो. सिंस रिक्रूटमेंट जो है कंटिन्यूस अनअबेटेड, जो रिक्रूटमेंट इनका हो रहा है वो चलता ही रहता है. इसलिए मिलिट्री कैंप को धराशायी करना ये इनइफेक्टिव मेजर है जिससे ये आतंकवाद नहीं रुक सकता. अ डीपर स्ट्रक्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक इज रिक्वायर्ड. एक बहुत ही गहरी स्ट्रक्चरल और एक आइडियोलॉजी को, इनकी आइडियोलॉजी जो भी है इस पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है अगेंस्ट दिस पावर बेस. ये पावर बेस की आइडियोलॉजी और स्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है. नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की बात करें
तो स्ट्रगल इज फ्रेम्ड एज आइडियोलॉजिकल। जी बिल्कुल, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है मित्रों, ये ऐसी वैसी लड़ाई नहीं कि कश्मीर में वेल्थ आ गई, टूरिज्म आ गई, नहीं, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। विद इट्स रूट्स इन रिलीजियस डॉक्ट्रिन डिवाइडिंग द वर्ल्ड। इनकी रूट्स कहाँ पर है? वर्ल्ड को डिवाइड करने की। रिलीजियस इनकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है? वर्ल्ड को डिवाइड करा गया है। कैसे में डिवाइड करा गया है? एक तो दारुल इस्लाम में, लैंड अंडर इस्लामिक रूल, और दारुल हर्ब में, जो कि लैंड ऑफ नॉन बिलीवर। ये इनकी मानसिकता ये है। दो तरह के इन्होंने वर्ल्ड को बना रखा है, दारुल इस्लाम और दारुल हब में। जो कि दारुल हब एक नॉन बिलीवर्स का, जिसमें हम आते हैं, और दारुल इस्लाम जहां पर इस्लामिक रूल है। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मित्रों क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द कन्वर्जन ऑफ ऑल दारुल हर्ब टेरिटरीज इनटू दारुल इस्लाम। ये मित्रों मेन इनका लक्ष्य है, तभी ये आतंकवाद नहीं छोड़ते। और लोगों जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम तो बहुत शांतवादी हैं। नहीं, इनका मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दारुल हर्ब को, नॉन बिलीवर्स को दारुल इस्लाम बनाना, मतलब इस्लामीकरण कर देना उसका। ये इनका मेन लक्ष्य है, इसलिए ये फाइट करते हैं। Radical forces are thus portrayed as acting according to this theological worldview। जो रेडिकल फोर्सेस उनका इसी इसी वर्ल्ड व्यू में चलते हैं, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का इनका लक्ष्य है। प्रोपोज्ड स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी चाहिए हमें। एक कंसिस्टेंट कि मतलब रुकना नहीं चाहिए, और लॉन्ग टर्म लंबे समय तक ये ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए हमको। नॉट स्पोरेडिक ऑपरेशन, एक दो मतलब छोटे छोटे बम मारना नहीं, हमको ये लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट इफर्ट मारना पड़ेगा इसी खतरनाक चीज के लिए। पीरियोडिक स्ट्राइक्स सच एज सर्जिकल और एयर स्ट्राइक प्रोवाइड ओनली टेम्पररी रिलीफ। जो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, पीरियोडिकल स्ट्राइक होती हैं, एयर स्ट्राइक, ये बोल टेम्पररी चीज है, बहुत ही टेम्पररी। हमको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म हमको गोल चाहिए, लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी। अ सस्टेन्ड चेन ऑफ ऑपरेशन शुड रिप्लेस शॉर्ट टर्म रिएक्शंस। हमको एक चेन में लंबे समय तक ऑपरेशंस करते रहना होगा, रुकना नहीं है, और इसको रिप्लेस करना हमको शॉर्ट टर्म रिएक्शंस। हमको शॉर्ट टर्म रिएक्शन ही सस्टेन चेन ऑफ ऑपरेशन करना होगा। डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर ऑन पाकिस्तान आर्मी करना होगा। मिलिट्री का सबसे पहला प्रेशर डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी पे हमको प्रेशर डालना होगा। टेरिटोरियल कैप्चर एंड आर सजेस्टेड एज डेटरेंस मैकेनिज्म। एक तो टेरिटोरियल कैप्चर भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, जैसे टू डेटरेंस एज अ डेटरेंस मैकेनिज्म, कि ये डरे हमसे कि हमारी टेरिटरी चली जाएगी। द ओनली फैक्टर capable of restraining Pakistan military elite is the fear of losing territory। इनका मेन डर मित्रों टेरिटरी को लूज करना है। इनको अपनी टेरिटरी से बड़ा प्यार है, तो उस पे हम इनकी नस पे, दुखती रग पे ही वार करें, जो कि टेरिटरी, तब कुछ काम बनेगा और हमको लॉन्ग टर्म शांति मिलेगी। ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इस्लाम इज आइडेंटिफाइड एज द कोर थ्रेट टू इंडियाज यूनिटी एंड सिक्योरिटी। जो पॉलिटिकल इस्लाम होता है वो इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म खतरा है मित्रों। सेक्युलरिज्म एंड अपीजमेंट पॉलिसीज जो कि होती है ना, सेक्युलर हैं सब, धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी पॉलिसीज जो कि हर जो ऐसे लोग हैं जिनको, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, ये सारी व्यूड एज वीकनिंग नेशनल रिजॉल्व। हाँ, इनको सब अभी आपने देखा कि अल फला यूनिवर्सिटी को फंड जा रहा था सरकार, हमारे टैक्स का रुपया उनको फंडिंग हो रही है एज अ सब्सिडीज वगैरह, है ना, तो ये हमारे खिलाफ ही यूज हो रहा है। तो ये इसके तरफ सरकार को सोचना होगा, अपीसमेंट पॉलिसीज बंद करनी होगी। द कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज धर्म युद्ध। ये हमारे लिए धर्म युद्ध है मित्रों, ये जी हाँ, ये धर्म युद्ध है, ये राइटियस वॉर है बिटवीन फोर्सेस ऑफ धर्म एंड अधर्म। ये मित्रों धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें हमें जीतना ही जीतना है, बाय हुक और या क्रुक। रियल सेफ्टी फॉर नेशन लाइज इन असर्टिवनेस नॉट पैसिव डिफेंस। हमको मित्रों एक्टिव तरीके से लंबे समय तक और हर एंगल से एक्टिवली पार्ट लेना है हमारी सेफ्टी की। नेशन ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जो एक्टिव रहे, सस्टेन इनको एक्शन होता रहे, पेसिव डिफेंस ना हो, हम डिफेंस पे ना करें, हम एक्टिव
भी रहें, एक्टिव एक्ट करें, जिससे इनका जो भी एक गद्दारी बना है, इनका जो इनके अंदर डर पैदा करना है, जैसे मैंने बोला था टेरिटरी, इनकी जो दखती नस है। International balancing and caution. Several nations, including US, China and Turkey, prefer India to remain entangled. सारे ये जो US हैं, चाइना हो, तुर्की है, इंडिया को सिखावन देते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, तुम शांत रहो, बाकी तो बेवकूफ है ये देश, पाकिस्तान वगैरह, तुम तो शांत रहो, ये हमको सिखाते हैं। टू हिंडर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होगी और हम आपको ही आपकी तरफ ही एक्शन लेंगे, हमको डराते हैं और सिखाते हैं। वाह, याद हमें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मस्ट देयर फॉर बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वही हमको नेशनल सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है, कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। विथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लंबे समय का डेवलपमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। नेवरदलेस सर्वाइवल ऑफ द नेशन इज प्रायोरिटाइज ओवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक नेशन के सर्वाइवल की अब तो बात आ चुकी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो बहुत सेकेंडरी बात है, तो हमको नेशनल के सर्वाइवल की बात करनी है। विदाउट द नेशन प्रोग्रेस होल्ड्स नो मीनिंग, ये बात ध्यान रखिए। नेशन के बिना क्या प्रोग्रेस, तो हमें नेशन पहले देखना, प्रोग्रेस बाद में देखनी है। फाइनल असर्शन मित्रों ये है, पाकिस्तान मस्ट बी गिवन अ डिसीसिव रिस्पॉन्स that leaves a lasting impact। ऐसा रिस्पॉन्स हमको देना है पाकिस्तान को जो कि एक निर्णायक हो, वो भी सोचते रह जाए कि अगली बार पंगा लें कि नहीं ले। ट्रू डेटरेंस विल कम ओनली व्हेन पाकिस्तान लीडरशिप एंड मिलिट्री फील कांस्टेंट फियर ऑफ इंडक्शन। एक इंडियन एक्शन का फियर होना चाहिए, पैदा करना हमको उनके माइंड में, कि जैसे चाइना से कैसे डरते हैं हमको, हम क्या चाइना ऐसे नहीं हो सकते क्या? चाइना जैसी पॉलिसी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्या? जी हाँ कर सकते हैं, तो हमको क्या डर है, हम भी ऐसे फियर लाएं। मेन चीज है फियर मित्रों, तभी कुछ बात बनेगी। द करंट प्रॉक्सी वॉर हैज लास्टेड ओवर 3 डिकेड, 30 सालों से भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है ऐसा। इट विल कंटिन्यू अनलेस इंडिया अडॉप्ट्स एन एग्रेसिव प्रोएक्टिव पोस्चर। हमको एक एग्रेसिव और प्रोएक्टिव पोस्चर निभाना है मित्रों, तो बात ही नहीं हो पाएगी। डिफेंस मस्ट इवॉल्व इनटू ऑफेंसिव डिफेंस। ये जो डिफेंस है हमको ऑफेंसिव डिफेंस करना पड़ेगा। अगर किसी ने भी गड़बड़ करी तो हमारे लिए ऑफेंसिव हो जाएगा और हम अपना ऑफेंसिव डिफेंस का खतरनाक जवाब देंगे। सेफ्टी अचीव थ्रू एक्टिव कैपेसिटी विलिंगनेस टू स्ट्राइक फर्स्ट। हमको ऐसी सिचुएशन में सेफ्टी अचीव जब होगी जब हमारे पास कैपेसिटी और विलिंगनेस लो टू स्ट्राइक फर्स्ट, हमको पहले स्ट्राइक करनी है, ये बात ध्यान रखिए। क्लोजिंग मैसेज मित्रों ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूस। ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है और कंटिन्यूस रहेगी। विक्ट्री डिमांड्स क्लैरिटी ऑफ एनिमी। सबसे पहले एनिमी की क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। यूनिटी ऑफ पर्पस आपका यूनाइट होना चाहिए कि आपका यही पर्पस है। और सस्टेन्ड एक्शन, लंबे समय तक एक्शन करें तो बात बनेगी। द कॉल टू रिमेन विजिलेंट, assertive and nationally cohesive is in confronting ideological cross-border threat। हमको विजिलेंट रहना है, मतलब एक्टिव रहना है, असर्टिव रहना है, एनालिसिस करते रहना है और बिल्कुल सस्टेन्ड एक्शन, नेशनली कोहेसिव रहना है, देशभक्ति भावना है, ऐसे एकजुट रहना है। कन्फ्रंटिंग आइडियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को, तभी हमारा कुछ हो सकता, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है, हमको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निपटना होगा। तो मित्रों बने रहिए, आगे एनालिसिस और आएंगे, बने रहिए। धन्यवाद।